हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है शिवाना आईएएस एकेडमी चंबा के यूट्यूब चैनल में। और जैन मंथ के जो करंट अफेयर्स हैं हम उन कवर कर रहे हैं। ये पार्ट 2 है। फर्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा इट इज़ अबाउट द लेट मी स्टार्ट दिस अबाउट द भीम ऐप। Bheem means Bharat Interface for Money, a payment application and wallet which allow user to make instant bank transfer. आप इंस्टेंटेनियसली पैसा वहाँ से ट्रांसफ़र कर सकते हैं लाइक फ़ोनपे एंड गूगल पे। एंड सेकंड वाज द नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI चार्जेस यूज़र फॉर ट्रांजेक्टिंग ऑन भीम। कि NPCI कुछ पैसा चार्ज करता है इसके लिए। भीम फीचर कैन बी अवेल्ड विदाउट इंटरनेट और एनी मोबाइल फ़ोन। तो जो भीम की जो फ़ीचर हैं एप्लीकेशन की, क्या उसके लिए हमें इंटरनेट नहीं चाहिए? जैसे अमूमन पेटीएम या फ़ोनपे या गूगल पे के लिए आपको इंटरनेट चाहिए होता है। तो द राइट आंसर इज़ कि फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड सही है। सॉरी, नॉट करेक्ट, इसमें कहा गया है। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट इसके अंदर जो है सही नहीं है। थर्ड इसमें स्टेटमेंट सही है। जो फर्स्ट कहते हैं कि भारत इंटरफेस फॉर मनी इज़ अ पेमेंट एप्लीकेशन वॉलेट विच अलाउज, तो वॉलेट नहीं है ये। इसमें उस बातें लिखी हुई हैं कि फर्स्ट स्टेटमेंट गलत क्यों है। ये वॉलेट नहीं है। वॉलेट में जैसे पेटीएम का वॉलेट होता है, उसमें कुछ पैसा आप उसमें स्टोर कर सकते हैं, बट भीम के थ्रू आप पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, पैसा स्टोर नहीं कर सकते हैं। इज़ अ पेमेंट एप्लीकेशन विच अलाउ यूजर टू मेक इंस्टेंट बैंक पेमेंट या ट्रांसफर्स। NPCI डज नॉट चार्ज एनी यूज़र फॉर ट्रांजेक्टिंग ऑन भीम। तो भीम के लिए NPCI कोई पैसा चार्ज नहीं करता है। NPCI की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑनलाइन पेमेंट करवाना, और इसी ने इसको बनाया है। तो इसमें कल गेट इन टच विद योर बैंक टू आस्क फॉर देयर चार्जेस। तो खैर ये एडिशनल बात इसके अंदर थी। डायल *99#, ये बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी है कि विदाउट इंटरनेट और भीम ऐप से किसी को पैसा ट्रांसफ़र करना है। आज की डेट में आप जानते हैं कि इंटरनेट में जो ऐप्स हमारे स्मार्टफोन्स में हैं, तो कई लोगों को संकोच है इसमें पेमेंट करने में, फ्रॉड काफ़ी हो रहे हैं। तो वो चाहते हैं कि बिना इंटरनेट वाले फ़ोन से भी पैसा ट्रांसफ़र कर सकें, फीचर फ़ोन से। तो फिर ये *99# यूज़ करना पड़ेगा कोड। ये कोड टाइल करने के बाद, जैसे कि नॉर्मली हम लोग एक ज़माने पे जब हमें कस्टमर केयर को कोई क्वेरी देनी होती थी कि हमें ये दिक्कत आ रही है, तो उसके कुछ कोड होते थे। इस कोड पे करोगे तो पैसा रिटर्न होता है, इस कोड पे करोगे तो फिर कोई रिंगटोन सेट होती है, इत्यादि इत्यादि। तो ये बिना मोबाइल फ़ोन के इंटरनेट के आप जो हैं इसे चला सकते हैं। तो इसमें कौन सी स्टेटमेंट कहता सही नहीं है? तो स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड सही नहीं है, थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। ये हम HS UPSC अलाइड एग्जामिनेशन को देखते हुए कर रहे हैं, बट ये लेवल जो है फर्स्ट है, एंड आई थिंक अलाइड या NT लेवल के बच्चों को भी इससे फ़ायदा मिलेगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। It is an initiative of Reserve Bank of India and Indian Bank Association under the provision of Banking Regulation Act 1949। तो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को क्या रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक एसोसिएशन ने बनाया है इसे, NPCI को। दूसरी बात, it has developed the national electronic toll collection program to meet the electronic tolling requirement in the Indian market। इलेक्ट्रॉनिक टोल हम पे करते हैं उसके लिए बनाया गया है। कौन सी स्टेटमेंट इसमें सही है? तो इसमें सेकंड सही है, फर्स्ट सही नहीं है। मैंने इसको RBI और इंडियन बैंक एसोसिएशन ने जो मिलके बनाया है, और एज़ पर दी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, ये पूरी स्टेटमेंट यहाँ तक जो है इसको ही गलत बता रहा है। बट हो सकता है कि पूरी गलत है, हो सकता है कुछ 50% गलत है। इसमें देखिए क्या बात है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज एन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑपरेटिंग रिटेल पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम इन इंडिया। इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड इंडियन बैंक एसोसिएशन। यहाँ तक बात तो सही थी। और उसके बाद अंडर द प्रोविजन ऑफ द पेमेंट ऑफ सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2009, ये 2007 में एक्ट पास किया गया था पार्लियामेंट से, और एक्ट पास होने के बाद NPCI केम इनटू बीइंग इन 2008।
तो 1949 का एक्ट तब की धुन बनी है, तब तो इंटरनेट था ही नहीं, ऑनलाइन पेमेंट की तो बात ही नहीं थी। तो इसलिए ये बहुत इजी गेस था यहाँ से कि ये बात गलत होएगी। तो खैर यहाँ से आपका जो है इसमें बी सही है, विच मीन्स ऑप्शन बी सही मीन्स स्टेटमेंट 2 ठीक है सिर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। आजकल हम एक बैंक से दूसरे बैंक में आसानी से थ्रू यूपीआई पे कर पाते हैं। यूपीआई का रोल क्या है? जो भी हमारे ऐप्स हैं, पेटीएम है, फ़ोनपे है, गूगल पे है, आप जानते हैं जब भी आप इन्हें यूज़ करते हैं तो इसमें एक यूपीआई पिन कोड होता है, जिसे डालने के बाद ही पेमेंट एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जाती है। तो यूपीआई ने बेसिकली किया क्या है, सभी बैंकों को, डिफरेंट डिफरेंट बैंकों को, मान लो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ये पीएनबी है, कोई और दूसरा बैंक है, इनको आपस में जिन्होंने यूनिफाई किया है, कनेक्ट किया आपस में, यूपीआई है। इससे पहले एसबीआई से एसबीआई में ट्रांसफ़र पैसे होते थे, अक्रॉस बैंकिंग फैसिलिटी नहीं थी। तो यूपीआई ने 2006 में आके लाइफ ही चेंज कर दी ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम के अंदर, क्योंकि उसने एक ही प्लेटफॉर्म लाइक पेटीएम, लाइक गूगल पे, फ़ोनपे या भीम, इस पे आप अक्रॉस द बैंक पेमेंट कर सकते हो। तो इंस्टेंट पेमेंट, कोई ओटीपी नहीं चाहिए, बस आपको यूपीआई पिन डालना और ख़त्म बात। अब इसमें एक बात और कही गई है कि द इंस्टेंट फर्स्ट स्टेटमेंट इसमें क्या है, इट इज़ एन इंस्टेंट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम जॉइंटली डेवलप्ड बाय नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर एंड सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। क्या इसने बनाया है इसको? सीडेक ने। इट कैटर टू द पीयर टू पीयर कलेक्ट रिक्वेस्ट विच कैन बी शेड्यूल्ड एंड पेड एज पर द रिक्वायरमेंट एंड कन्वींसेस। तो कौन सी बात इसमें सही है? तो इसमें बात सेकंड सही है, बात फर्स्ट सही नहीं है। काहे कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इज़ एन इंस्टेंट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम डेवलप्ड बाय नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर, ये तो गलत बात हो गई इसमें, दैट इज़ वाई। बाकी इसमें और भी काफ़ी बातें हैं। द इंटरफेस इज रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड वर्क्स बाय इंस्टेंट ट्रांसफरिंग फंड बिटवीन टू बैंक अकाउंट ऑन द मोबाइल प्लेटफॉर्म। ये तो स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही थी, ये वाली पीयर टू पीयर वाली। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं इसमें। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड इज़ द नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी सपोर्टेड बाय, किस मंत्रालय के अधीन आती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का काम क्या है? बेसिकली इसको 2016 में एक एक्ट पास किया गया, तो बनाया गया, एंड मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर में इसके एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। द मेन एक्टिविटीज़ आर स्टैंडर्डाइजेशन, किसी प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड बताना, मार्किंग करना, गुड क्वालिटी सर्टिफिकेशन इशू करना उसे। BIS इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग इंडियन स्टैंडर्ड्स, इम्प्लीमेंटिंग वॉलंटरी एंड मैंडेटरी स्टैंडर्ड्स सच एज क्वालिटी कंट्रोल। तो क्वालिटी की भी चेकिंग आप उन BIS के ग्रेडिंग से कर सकते हो, तो ये बात भी यहाँ से इंपॉर्टेंट है। ना सोशल हॉस्टिलिटी, समाज में कई तरह की हॉस्टिलिटीज़ हैं, टकराव हैं, तो ये जो इंडेक्स है कौन पब्लिश करता है? तो प्यू रिसर्च सेंटर, जो कई बार इंडिया में टिप्पणी करती है, इंडियन गवर्नमेंट उसके हमेशा अगेंस्ट कहती है कुछ बातों को लेके भी, उनकी जो एनालिसिस है वो सही नहीं है। भारत एक शांतिपूर्ण देश है, पर प्यू जो रिसर्च सेंटर है उसने हमेशा हमारे रैंक को नीचे बताया है। इंडिया टॉप्स द इंडेक्स ऑन सोशल हॉस्टिलिटीज़ रिलेटिंग टू रिलीजन। तो इंडिया में कहते हैं धर्म के नाम पे काफ़ी हॉस्टिलिटीज़ हैं, काफ़ी टकराव हैं। और टॉप की है। दूसरी बात ये है, द रिपोर्ट वॉज रिलीज बाय द वाशिंगटन बेस्ड थिंक टैंक। तो ये अमेरिकन थिंक टैंक मैंने जो रिसर्च करते हैं, आंकड़े लाते हैं, प्यू रिसर्च सेंटर जो है अमेरिका से है। The SHI measured act of religious hostility by private individuals, organizations, or groups. The index comprises 13 matrices, including religion-based armed conflict and terrorism and mob sectarian violences. तो हमारे देश में टेररिज्म तो खैर इट इज़ ऑलवेज देयर, आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट भी हैं, मणिपुर में है, नागालैंड में है, कश्मीर के अंदर है, लोग हथियार उठाते हैं फॉर वट एवर दे वांट।
और मॉब वायलेंस भी काफ़ी है, लिंचिंग हमारे देश में होती है कई बार। तो पीछे लिंचिंग हो रही थी कि किसी ने किस पे इल्ज़ाम लगा कि उसने अपने घर के अंदर गाय का मांस रखा हुआ है और गाय का मांस खाते हैं। इस शक के भाव पे ही उन्होंने जो उन पर अटैक कर दिया। दो मनी सेक्टेरियन वायलेंसेस इन अ कंट्री। तो फिलहाल जो सोशल हॉस्टिलिटीज़ इंडेक्स है उसे प्यू रिसर्च सेंटर पब्लिश करता है ना। बहुत बड़ा न्यूज़ पर रहा टॉपिक एशियाटिक चीता। 1953 में लास्ट टाइम देखे गए थे, तब उसके बाद विलुप्त हो गए थे। इज़ क्लासिफाइड एज क्रिटिकली इंडेंजर्ड बाय IUCN रेड लिस्ट, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये एनवायरनमेंट की फील्ड में काम करती हैं और बताते हैं कि किस जानवर पे कितना ख़तरा है और कितना सेफ़ है। एशियाटिक चीता आर बिगर इन साइज़ एज़ कम्पेयर टू, सॉरी अफ्रीकन चीता जो हैं वो ज़्यादा हैं साइज़ में एशियाटिक चीता के कंपैरिजन में। तो कौन सी बात सही है? देखिए, हाल ही में जिस तरह से जिस मीडिया लाइट के अंदर चीता को फिर इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया है, तो वो न्यूज़ काफ़ी बड़ी थी, उस पर क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें दोनों ही बातें सही हैं। IUCN अफ्रीकन जो चीता है उसका IUCN स्टेटस क्या है? वनरेबल। डिस्ट्रीब्यूशन 6500 से लेकर 7000 तक अफ्रीकन चीता इसमें प्रेजेंट है। करेक्टरिस्टिक्स क्या है? दे आर बिगर इन साइज एज कम्पेयर टू एशियाटिक चीता। एशियाटिक चीता का स्टेटस क्या है? इस क्रिटिकली इंडेंजर्ड, हुई ना बात सही। IUCN की रेड लिस्ट में। स्टेटस इन इंडिया 1952 में इनको एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया गया था। मैंने 1953 लिखा, सॉरी 52 के अंदर। डिस्ट्रीब्यूशन देर ओनली 40-50 एंड फाउंड ओनली इन ईरान, ईरान में ही पाए जाते हैं फिलहाल, इतनी कम संख्या में। स्मॉलर हैं, पेलर देन अफ्रीकन, थोड़े पीले होंगे और अफ्रीकन चीता के मुकाबले में छोटे हैं साइज़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचतीर्थ इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस आर एसोसिएटेड विद BR अम्बेडकर। जो पंचतीर्थ है उसका मतलब क्या है? तो पंचतीर्थ की हम बात करें, जन्मभूमि अम्बेडकर का बर्थ प्लेस क्या इस पंचतीर्थ में वो भी आता है? जो हमारे देश में जो उस तबके से बिलोंग करते हैं, जो शूद्र अथवा दलित तबका है, तो उनके लिए पंचतीर्थ क्या चीज़ हुई? क्योंकि भगवान मानते हैं अम्बेडकर को। शिक्षा भूमि, प्लेस इन लंदन जहाँ अम्बेडकर जी ने स्टडी की थी। दीक्षा भूमि जहाँ अम्बेडकर ने बुद्धिज़्म को अपनाया था। चैत्य भूमि जहाँ अम्बेडकर जी की डेथ हुई थी। एंड महापरिनिर्वाण भूमि जहाँ उनका दाह संस्कार किया गया था। तो कौन सी बात इसमें सही है? इसमें फर्स्ट सेकंड, ऑप्शन बी सही, मीन्स फर्स्ट सेकंड एंड 3 सही हैं और लास्ट की 2 में कुछ कमियां हैं। द गवर्नमेंट हैज़ फर्स्ट प्रपोज्ड अम्बेडकर सर्क्यूट, जिसको पंचतीर्थ कहा गया, 2016 में स्कीम जारी की गई। वुड इंक्लूड जन्मभूमि अम्बेडकर बर्थ प्लेस जो मध्य प्रदेश के मऊ के अंदर है। शिक्षा भूमि जो लंदन में है जहाँ उन्होंने स्टडी की थी UK में रह के। दीक्षा भूमि जो नागपुर में है जहाँ उन्होंने बुद्धिज्म को बनाया था। महापरिनिर्वाण दिवस जो है प्लेस ऑफ डिमाइस इन दिल्ली, दिल्ली के अंदर है ये। और चैत्य भूमि जो उनका जो है वो क्रिमेशन वाला है। तो ये 4th और 5th आपस में यूँ कर लीजिए कि इन्होंने आगे पीछे कर दिया इनको। दैट इज़ वाई अगर आप इनको पढ़ेंगे तो जो चैत्य भूमि है ये प्लेस ऑफ क्रिमेशन था, न कि डिमाइस था। तो महापरिनिर्वाण भूमि जो है उनका प्लेस ऑफ डिमाइस, डिमाइस मीन्स डेथ। तो इनको थोड़ा सा क्रिस क्रॉस कर लिया आपस में, सारी गलत हो गई 4th और 5th। तो ये सही है इसके अंदर। नाउ नेक्स्ट, ग्लोबल वेज रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली पब्लिश 2 रिपोर्ट, द ग्लोबल वेज रिपोर्ट। तो इसमें कुछ बातें कहते हैं वो कि जो वेजेस हैं उन पे क्या, तो रिपोर्ट काफ़ी लेंथी आती है वैसे, पर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इसे पब्लिश करती है। नेट मीटरिंग कुछ हाल फिलहाल में न्यूज़ में रही, उसका पर्पस कहा किस कॉन्टेक्स्ट में कही गई? प्रोडक्शन ऑफ यूज़ ऑफ सोलर लाइट्स, सोलर एनर्जी बाय हाउस होल्ड एंड कंज्यूमर। तो क्या ये सोलर एनर्जी के बारे में है जो घरों में लोग पैदा कर रहे हैं आजकल छतों पे सोलर पैनल लगा के? यूज़ ऑफ पाइप्ड नेचुरल गैस इन द किचन, का गैस जो हम किचन में यूज़ कर रहे हैं, नेचुरल गैस जो पाइप से आती है, उसके बारे में है। क्या CNG किट के बारे में जो गाड़ी में लगाई जा रही है? या इंस्टॉल्ड वाटर मीटर इन अर्बन हाउस होल्ड? तो पहली बात सही थी, ये सोलर के बारे में है, ये बात सही है इसमें। तो ये हमने पार्ट सेकंड में डिस्कस किए हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड पार्ट 3 और 4 के अंदर भी मैं कुछ और क्वेश्चन लेके आऊँगा।
ये वो मेरा एनालिसिस है कि शायद ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने के इनके चांसेस हैं कि ये क्वेश्चन जो क्वेश्चन बन रहे हैं जिन टॉपिक से बने वो टॉपिक काफ़ी चर्चा में रहे थे इस साल, इस महीने, पिछले महीने। दैट इज़ वाई आई थिंक दीज आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 10-12 पहले क्वेश्चन मैंने पोस्ट किए हैं, 10-12 ये क्वेश्चन है और 50 के आसपास क्वेश्चन की हम सीरीज़ रखेंगे 4-5 पार्ट के अंदर। सो थैंक यू वेरी मच। कोई आपकी डाउट हो तो आप हमें कमेंट के ज़रिए बताएं।